जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पावर के बारे में बात करूं बताऊंगा कि पावर क्या होती है, पावर डिफरेंट सिचुएशन में कैसे कंट्रोल कैलकुलेट की जाती है। एंड उसमें जो है पास्ट पेपर्स के पावर के एमसीक्यूज भी डिस्कस होंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी। पावर का जो कंसेप्ट है, पावर बेसिकली ये है, पावर को कैसे डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ वर्क डन, या हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो इसलिए इसका फार्मूला होगा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, यहाँ से ये बात आपको क्लियर है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क स्केलर है, टाइम स्केलर है, दो स्केलर क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हो तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो यूनिट है वो जूल पर सेकंड है। और अगर इन टर्म्स ऑफ एसआई बेस यूनिट लिखना हो तो जूल आपको पता है, वर्क की यूनिट वर्क होता है एफ डॉट डी। सो जूल इज एफ इज एम ए के जी मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, दिस इज जूल। एफ इज इक्वल टू एम ए। एम ए का मतलब है के जी मीटर पर सेकंड, और साथ में ये दूसरा मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, ये जूल आ गया। सो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट अगर आप इसको लिखना चाहें तो दैट इज के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू डिवाइडेड बाई एस। सो इसका आंसर क्या होगा? के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री। ये इन टर्म्स ऑफ एस आई बेस यूनिट होगा। ठीक है। अच्छा, पावर के अदर यूनिट्स हैं बच्चों, वाट, और वाट का सिंबल जो है वो डब्ल्यू। वाट किसके बराबर होता है? वो जूल पर सेकंड के बराबर होता है। अदर यूनिट होती हैं किलोवाट, ये इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस हम लिखेंगे। और 1 किलोवाट होता है 10 पावर 3 वाट। बाकी 1 मेगावाट अगर आप यूज़ करते रहें, देखते हैं हम इसको, मेगावाट होता है 10 टू द पावर 6 वाट। तो बाकी सारी प्रीफिक्सेस जो हैं आपको सामने आनी चाहिए। ठीक है। सो पावर का जो है वो, अगर आपने लिखना हो इसकी यूनिट का, मैंने आपको बता दिया। इसकी डायमेंशन लिखनी है तो डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन, ये मैथ की डायमेंशन जो होती है वो एम होती है, और डिस्टेंस की यूनिट होती है एल या स्क्वायर, और टाइम की यूनिट होती है सेक टी माइनस थ्री। ये डायमेंशन होगी पावर की। ठीक है। सो जूल पर सेकेंड पावर का फार्मूला आपको पता चल गया, पावर स्केलर है, वेक्टर है, ये आपको पता चल गया। अगर देखें यहाँ से एक बात सामने नजर आ रही है कि अगर वर्क डन सेम हो, इफ दो ऑब्जेक्ट वर्क डन सेम कर रहे हैं, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। जितना टाइम ज़्यादा लगेगा पावर जो है वो कम होगी, और अगर जितना टाइम कम होगा पावर ज़्यादा होगी। ये तब कैसे, किस केस में ट्रू है? जब आपके पास वर्क डन सेम है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स या दो डिफरेंट सिस्टम का वर्क डन सेम है लेकिन उनका टाइम डिफरेंट है, तो फिर पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। हम ये लिख सकते हैं P1/P2 विल बी इक्वल टू T2/T1। T2 किसका टाइम है? P2 का। और T1 जो है वो P का टाइम, P1 का है। अगर टाइम सेम है, इफ T इज सेम, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो या दो सिस्टम्स हैं जो जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वर्क डन कर रहे हैं, और टाइम सेम लग रहा है, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। ओके। सो हम ये कह सकते हैं P1/P2 इज इक्वल टू W1/W2। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल दो बंदे, वो इन सीढ़ियों पे ऊपर जाते हैं
और सेम टाइम पे जाते हैं, सेम टाइम पे वो इस जगह तक पहुंचते हैं, मगर दोनों का चूंकि मैस फर्क है, तो पावर जो है वो कैसे, इसका मैस m1 है और दूसरा बंदा जो है वो उसका मैस m2 है। अब देखें, जो ये वर्क डन कर रहे हैं वो अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हैं और हाइट h गेन कर रहे हैं, तो वर्क डन इज mgh। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस काउंट नहीं होगा, वर्टिकल हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी जो रीच कर रहे हैं, दोनों सेम रीच कर रहे हैं। सो पावर विल बी इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई टी, एनर्जी ओवर टाइम। आप देखें, टाइम दोनों का सेम है, हाइट दोनों की सेम है, मैसेज का फर्क है, सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1। सो P1 डिवाइडेड बाई P2 विल बी इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m2। जो बारी बंदा होगा वो ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होगा, वो अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा वर्क डन कर रहा होगा उतने टाइम में। दे रीच हेयर एट सेम टाइम। सो पावर इज रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं या जो है वो वर्क डन कर रहे हैं, वो पावर के इक्वल होगी। ठीक है, कितने टाइम में कर रहे हैं, टाइम और उसका फैक्टर दोनों इंपॉर्टेंट होगी। ये नहीं है कि एनर्जी दोनों एक जैसी कर रही हैं लेकिन टाइम का फर्क है, तो फिर जो है वो पावर डिफरेंट होगी। अब यहाँ इस फार्मूले से हमें ये बात क्लियर है, पावर इज इक्वल टू W/T से या एनर्जी बाई टी से। अगर आपके पास वर्क और टाइम का ग्राफ हो या एनर्जी और टाइम का ग्राफ हो, तो इसका ग्रेडियंट क्या शो करेगा, ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू पावर। ओके, जैसे इसका कांस्टेंट ग्रेडियंट है तो इसका मतलब कांस्टेंट पावर जो है वो यूज हो रही है या कंज्यूम हो रही है। अगर इसकी मैं आगे एग्जांपल भी आपको कराऊंगा, जैसा इस केस में ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन के पावर जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम एनर्जी लिखते हैं या वर्क लिख लें तो बात एक ही होगी, और ये जो है इसमें जो है वो पावर इंक्रीज हो रही है। तो पावर का जो है वो आपके पास वर्क और एनर्जी का, वर्क और टाइम का ग्राफ हो तो ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू पावर। और इस तरह का एक आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि एज यू नो, वर्क डन जो होता है वो F.D होता है डिवाइडेड बाई टी, पावर विल बी F.D divided by T, everybody knows this. So F dot, this D divided by T is, you know, D is displacement divided by T is, so ये velocity होती है। So पावर का दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया F डॉट V। इसमें जानना ये ज़रूरी है कि F इसमें ड्राइविंग फोर्स है और V ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। F ड्राइविंग फोर्स और V इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्सेस इक्वल होंगी, और अगर आपको रेजिस्टिव फोर्सेस पता है, ड्राइविंग फोर्स नहीं पता, तो उसका हम यूज़ करके वो निकाल देंगे। सो पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अगर आपको ये गिवन हो कि एक फोर्स और वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, तो पावर कैलकुलेट करना जो है वो डॉट प्रोडक्ट के तरीके से करेंगे, जो कि हमने पहले भी इस्तेमाल करते रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको फोर्स गिवन है 2I + 3J, और velocity of the object is also vector quantity, that is 3I - 2J, let's say. So पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी
ये फोर्स न्यूटन में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, देन पावर विल बी इन वाट. सो 2i प्लस 3j डॉट 3i माइनस 2j. सो इस केस में पावर क्या बनेगी, डॉट प्रोडक्ट में आई को आई वालों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और जे को जे के साथ करना होता है. के होगा, के को के के साथ करना होगा. 2 3 6 और ये 3 और 2 - 6. सो पावर इस केस में 0 होगी. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पावर इज, डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ वी कॉस थीटा, वे थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड फोर्स. अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर है, फोर्स ऐसे लग रही है, सो फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में जो एंगल होगा, पावर उस पर भी डिपेंड करेगी. अगर एंगल 0 होगा तो पावर मैक्सिमम, एंगल 90 डिग्री होगा तो पावर विल बी 0. सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी और सारी बातें जो हमने पीछे डिस्कस की हुई हैं कि एंगल के साथ क्या रिलेशनशिप है, किस एंगल पे क्या होगा, वो आपको ये बात पता है. सो अब इसकी कुछ पास पेपर की सिचुएशंस पे चलेंगे. द रेट, ये एमडी के 2018 का क्वेश्चन है. द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन इज नोन एज, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. फैक्ट बेस पे क्वेश्चन डिपेंड कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं करते. ए लेवल में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डेप्थ में बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस को फेस किया होता है, तो इसलिए ये आपको तसल्ली होनी चाहिए जान के कि यहाँ पे इतना डिफिकल्ट नहीं आता. द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन इज नोन एज, जैसा कि हमने बात की कि रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. 500 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड इट मूव्स विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. हमें क्या क्या गिवन है, फोर्स गिवन है ड्राइविंग 500 न्यूटन और हमें वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. इफ द वैल्यू ऑफ पावर इज, पावर हमें गिवन है 2500 वाट, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे बच्चों, आपको ये जान के मतलब आप इस डेटा को देखते हुए पावर का आपने फार्मूला लगाना है एफ डॉट वी एंड दैट इज एफ वी कॉस थीटा. अब देखिए, पावर की वैल्यू आप डाल दें 2500, फोर्स की वैल्यू डाल दें 500, वेलोसिटी इज 10 कॉस ऑफ थीटा. आगे सिंपल सा काम है, 2500 डिवाइडेड बाय 5000, सो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी. कॉस थीटा इज 1/2. यू नो कि साइन थीटा 1/2 तब होता है जब एंगल 30 डिग्री हो, ये आपको पता होना चाहिए. और जब कॉस थीटा 1/2 होता है तो एंगल जो है वो 60 डिग्री है. 60 डिग्री पे ये कैस होगा. वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन. स्लोप ऑफ एनर्जी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, पहले बात कर चुका हूँ, अगर आपको नहीं याद तो पावर इज एनर्जी ओवर टाइम. जब आपके पास एनर्जी और टाइम का ग्राफ होगा तो स्लोप का मतलब होगा राइज ओवर रन, और राइज ओवर रन आपके पास क्या होगी, देखें राइज साइड पे एनर्जी है और रन साइड पे टाइम है, तो आपको पता है एनर्जी ओवर टाइम पावर होती है. सो दैट्स वाई ये पावर होगा. ए मैन M1 ऑफ मैस 80 kg, M1 की वैल्यू आपके पास है, एक बंदा है उसका मैस 80 kg है और runs up a staircase in 15 सेकेंड. another man जिसका मैस M2 है, आल्सो ऑफ मैसेज सेम है दोनों, M2 M1 सेम है, और ये जो है वो 20 सेकेंड में ऊपर जाता है. सो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड बाय
देम विल बी, मतलब हमें रिस्पेक्टिवली अगर ये वर्ड यूज़ कर लेता तो ज़्यादा बेहतर था कि हमें P1/P2 फाइंड करना है। अब देखिए ऊपर मैंने बात कर ली कि जब मैसेज सेम होंगे तो यहाँ पे पावर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज उन्होंने की है mgh डिवाइडेड बाय टाइम, दोनों का टाइम डिफरेंट है, मैसेज सेम है, जी सेम है, हाइट सेम है, सो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। दैट मीन P1/P2 will be T2/T1. So what is T2? 20. What is T1? 15. That is 4 5s are 20, 3 5s are 15. The answer is 4/3. वेरी सिंपल। आई होप कि आपको इसमें मसला नहीं होगा, जब आपने चीज़ों को समझ लिया है तो फिर मसला नहीं है। टू बॉयज weighing इन द रेशो, ये बच्चों की जो है वेट की रेशो है। टेक्निकली उसको क्लियरफाई कर देना चाहिए था, मगर उस पर हम इससे ये समझेंगे कि वेट की बात हो रही है, मैथ्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, डेली लाइफ में हम जो वेट का मतलब लेते हैं वो मैथ्स होता है। गोज अप स्टेयर टेकिंग टाइम इन द रेशियो ऑफ देयर पावर, बच्चों की मैथ्स उनके वेट की रेशियो में गिवन है W1/W2 इज इक्वल टू 4/5। उनका हाइट सेम गेन कर रहे हैं, टाइम की रेशियो में पता है T1/T2 इज 5/4। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पावर। अब देखें वेट भी फर्क है, टाइम भी फर्क है। जब वेट और टाइम दोनों का फर्क होगा तो फिर क्या फार्मूला लगेगा, ये लेट मी इंट्रोड्यूस सम स्पेस। हाँ जी बच्चों, सो चार हो जाएं, पावर P1/P2, पावर होता है mgh/t। सो इस केस में m आपको पता है कि mgh में mg जो है वो वेट है, सो पावर जो होगा वो वेट W1 P1 जो होगा W1h/T1, और P2 होगा W2h/T2। तो आप देखिए कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, एच दोनों में सेम है। तो मैं डायरेक्टली ये बात लिख सकता हूँ इजीली कि पावर चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट है, W1/W2 मल्टीप्लाई बाई टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो T2 ऊपर आएगा, T1 नीचे आएगा, एच एच कैंसिल हो जाएगा दोनों में, और W1/W2 इज 4/6 टाइम T1/T2 हमें गिवन है, एहतियात करना है। T2/T1 जो होगा वो 4/5 होगा, मल्टीप्लाई बाई 4/5, सो दैट इज 16/16। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं एक सेकंड, ये 4/5 था, सॉरी, ये 4/5 था, सो दैट इज 16 डिवाइडेड बाई, आपके पास आएगा 5, 5 × 25, सो 16/25 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा है, थोड़ा सा आपने सोच समझ के करना है। ये ईटा के एग्जाम में आया था, मगर चूंकि क्वेश्चन हमने करने हैं तो कोई मसला नहीं। किलोवाट आवर, अब देखिए पावर के बाद आपके पास आता है एनर्जी। एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी इज एज पावर इज एनर्जी ओवर टाइम, सो एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। अगर आप किसी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं, किसी कंपोनेंट की पावर पता है और उसका टाइम पता है, तो एनर्जी जो कंज्यूम करेगा वो P × T से करेंगे। ठीक है, अब देखें अगर पावर की यूनिट हम किलोवाट, पावर किलोवाट में हो और कोई चीज़
1 घंटे के लिए चले, टाइम आवर्स में हो, तो ये एनर्जी की यूनिट बन जाती है किलोवाट आवर। सो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। जो आपके पास बिजली कंज्यूम होती है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का मीटर दिखा रहा होता है, वो आप अगर देखेंगे तो इसके, ये आपका फॉर एग्जांपल यूनिट का बॉक्स है तो आगे लिखा होगा किलोवाट आवर। मतलब अगर 10 किलोवाट आवर है तो इसका मतलब ये है कि 10 किलोवाट एनर्जी 1 घंटे में, अगर एक चीज़ की पावर 10 किलोवाट थी और वो 1 घंटा चली है तो आपकी जो यूनिट कंज्यूम होंगे वो 10 यूनिट कंज्यूम होंगे। इलेक्ट्रिकल पावर के फार्मूलाज आपको पता है, लेकिन हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है वो वी आई, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, आई करंट है। और आपको ये बात पता है अकॉर्डिंग टू ओम लॉ कि V इज इक्वल टू आई आर। सो पावर का दूसरा फार्मूला बन जाता है आई स्क्वेयर आर, और इस आई की जगह अगर हम V ओवर आर डालें तो, सॉरी, आई स्क्वेयर आर, सो पावर इज इक्वल टू V स्क्वेयर ओवर आर बनेगा। ये हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, ये भी इसका सिंबल है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देखें, मैंने दूसरी दफ़ा इसलिए इसको यहाँ पे ऐड किया है कि आपको ये जा ये क्लैरिटी हो कि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 60 वाट बल्ब इन 2 मिनट्स इज। अब देखिए पावर आपके पास कितनी है, 60 वाट, टाइम आपके पास है 2 मिनट, और एनर्जी वो आपके पास जूल में पूछना चाह रहे हैं, तो एनर्जी होगी पावर इनटू टाइम। पावर 60 है, टाइम को आप जो है वो मिनट से सेकंड में करेंगे, 2, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये आपके पास जूल में आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से इसको देखें तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 60 मल्टीप्लाई बाई 2 120, मल्टीप्लाई बाई 60 जूल। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें, 6 2 12, 7 जूल, 7200 जूल है। या इसको किलोवाट किलो जूल में कन्वर्ट करें तो दैट वुड बी 7.2 किलो जूल। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, द पावर ऑफ ए पंप विच कैन पंप 100 kg of water to a height of 100 मीटर in 5 सेकेंड इज। पावर इज एनर्जी ओवर टाइम। यहाँ पे एनर्जी क्या है, वाटर को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, कितने मीटर हाइट है, 100 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है पानी, और पानी का मैस कितना है, 100 मीटर है, और मैस 100 ग्राम है। सो पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है, एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सो पोटेंशियल एनर्जी mgh डिवाइडेड बाय टी, सिंपल। सो मैस आपके पास है 100, जी आपने 10 इस्तेमाल करना है यार सिंप्लिसिटी के लिए, वैसे भी 10 ही यूज़ करना है। हाइट आपके पास 100 है, और टाइम आपके पास 5 सेकेंड है। तो आप देखें बच्चों, यहाँ से इसके साथ काट लें 2। सो 100 टाइम 100 इज, मेंटल मैथ थोड़ी सी मेरी भी कमज़ोर है, तो इसलिए 20,000 वाट आपके पास है, पावर आई है। 20,000 को अगर आप किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे, ऑप्शन देखें किलो वाट में, तो 20 किलो वाट आएगा। ठीक है, एज सिंपल एज पॉसिबल। A particle of mass m accelerates uniformly from rest to speed v in time t seconds. So initial velocity इसकी v I 0 थी, v f जो है वो आपके पास v है, टाइम कितने में लग गया, t सेकंड में। सो व्हाट इज द एवरेज पावर। अब एवरेज पावर की आप बात करेंगे, एवरेज पावर जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये ज़रा आप थोड़ा सा प्रोसेस करें कि इस केस में एवरेज पावर क्या होगी। हर क्वेश्चन को आपने वीडियो को स्टॉप करके प्रोसेस करना आपको आना चाहिए, ताकि आप इजीली अपने माइंड को यूज़ कर सकें। और अगर आप सिंपली सुनते जाएंगे
उस तरह आपका माइंड यूज़ नहीं होगा और इस तरीके से आपके लिए वो लर्निंग नहीं होगी जो आप चाह रहे हैं। सो इस केस में मैं आपको बताता चलूँ कि जो इस केस में एवरेज पावर आप करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो आपने एनर्जी काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या थी, पहले 0 थी, बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ½ mv² है, ½ mv² -0 डिवाइडेड बाय टाइम t। ठीक है, सो इस केस में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज ½ mv² डिवाइडेड बाय t। सो mv² डिवाइडेड बाय 2t विल बी इक्वल टू पावर, एवरेज पावर डिलीवर कितनी की गई है। तो पावर का, जैसे मैंने आपको बताया कि पावर का चेंज इन टोटल एनर्जी भी हो सकता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, और डिवाइडेड बाय टाइम। किसी ऑब्जेक्ट को इस जगह से इस जगह पे लेके आ रहे हो, इस केस में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो, तो इस केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पहले और बाद में रेस्ट में है तो डिवाइडेड बाय टी। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v थी। ठीक है, तो पावर की अगर आप बात करेंगे, पावर कितनी डिलीवर हुई है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टी होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं पावर की, डिफरेंट तरीक़ों से हम इसको लिख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलें जी। एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज स्टार्टेड एट टाइम t इक्वल टू 0। द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड इज शोन। सो वर्टिकल एक्सिस पे एनर्जी जूल में और टाइम सेकंड में, एक ग्राफ आपको गिवन है। व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पावर। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था जब एनर्जी टाइम ग्राफ होगा तो ग्रेडियंट इज पावर। ठीक है, हमने ग्रेडियंट को देखना है। अगर आप थोड़ा गौर करें बच्चों, यहाँ पे ग्रेडियंट कम है, यहाँ ग्रेडियंट 0 है, यहाँ स्टीपनेस जो है वो सबसे ज़्यादा है, फिर स्टीपनेस कम होगी। तो हमें उस रीजन को तलाश करना है जहाँ पे जो है ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमम पावर। वी आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमम पावर। और मैक्सिमम पावर कितनी है, ग्रेडियंट है। और ग्रेडियंट अब हम इस पार्ट का लेंगे, इस पार्ट का ग्रेडियंट जो है वो राइज डिवाइडेड बाय रन। आप पूरी ये ट्राइंगल ले लें या थोड़ा सा इसका पार्ट ले लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एरर मार्जिन आपका पूरी ज़्यादा ट्राइंगल लेंगे तो कम होगा। अब देखें, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 10 है। सो एनर्जी का जो चेंज आया है यहाँ पे वो 30 है, और टाइम जो है आपके पास 1 सेकेंड लगा है, ये ड्यूरेशन 1 सेकेंड की है। सो पावर विल बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 30 वाट। इस केस में ये पावर है। ठीक हो गया, वेरी सिंपल। अगर पूछा जाए इस टाइम इंटरवल में कोई पावर में जनरेट हुई है तो आंसर इज 0। या ये पूछा जाए कि किस इंटरवल में पावर 0 जनरेट हुई है, तो आप आराम से यहाँ से बता सकते हैं। ए रेसिंग कार हैज ए आउटपुट पावर ऑफ 300 किलोवाट व्हेन ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। पावर आपको गिवन है 300 किलोवाट में, और आपको स्पीड गिवन है 60 मीटर पर सेकेंड में। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। अब देखें, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है कुछ चीज़, तो कांस्टेंट स्पीड से जाने का मतलब ये है कि जो फॉरवर्ड फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, वो और रेजिस्टिव फोर्सेस आपस में इक्वल हैं। सो हम क्या निकाल सकते हैं, पावर और वेलोसिटी पता है तो हम ड्राइविंग फोर्स निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, इस केस में वेलोसिटी और ड्राइविंग फोर्स एक ही डायरेक्शन में, इसलिए एंगल 0 है तो cos 0 1 होता है। सो यहाँ से ड्राइविंग फोर्स मुझे बन जाएगी, ड्राइविंग फोर्स पावर इज 300, ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी इज 60। सो 300 डिवाइडेड बाई 60 इज 5। हाँ, 300 किलो वाट है, ये ज़रा ख्याल रखना। तो इसको आपने अगर आप फोर्स को न्यूटन में निकालना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास इसको किलो वाट से वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये आपके पास आएगा 5000 न्यूटन। ठीक है,
लेकिन अगर आप किलो न्यूटन में देखेंगे जाहिर है तो यहाँ पे आपके पास 5 kN होगा। ठीक हो गया। एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 15 N is moving with speed and that is constant. Force is acting in जो है वो 12 N at an angle of this. What is the power used to move this object? अब देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, फोर्स का ये कंपोनेंट फाइंड करना है जो मोशन के लिए यूज हो रहा है, दैट इज 12 cos of 30। ये आपके पास ड्राइविंग फोर्स आ गई, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। तो ड्राइविंग फोर्स 12 cos 30 मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्या है, वेलोसिटी 2। या आप इस्तेमाल कर लें सिंपल ये कि आपको पता है एफ डॉट वी होता है, दैट इज एफ वी कॉस थीटा। जो एफ और वी के बीच में एंगल है वो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि एफ इधर है, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की इधर है, तो इनके बीच में एंगल ये है, तो बात फिर भी वही आएगी, दैट इज 24 cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो यहाँ से आप 12 टाइम √3। अब देखें √3 जो है उसका आंसर 2 से कम होता है, सो 12 टाइम 2 जो होता है वो 24 होता, 24 से कम है और 12 से ज़्यादा है, तो आंसर जो है वो आपके पास ये आएगा 20.8। ये भी एक डिफरेंट सा क्वेश्चन था। अब बात करेंगे एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों। एफिशिएंसी जब आप एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो आउटपुट एनर्जी, एफिशिएंसी का ये सिंबल इस्तेमाल होता है। एनर्जी आउटपुट दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, पावर, यूजफुल पावर आउटपुट ओवर टोटल इनपुट पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज में होगा। और पावर होता है एनर्जी ओवर टाइम, तो जितने टाइम में आउटपुट पावर आ रही है वही इनपुट पावर उतने टाइम में है, तो हम इसको लिख सकते हैं एनर्जी आउटपुट, ई से लिखता हूँ एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाई एनर्जी इनपुट टोटल मल्टीप्लाई बाई 100 विल बी इक्वल टू द एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसलिए जो है अगर आप दो सिस्टम्स की इनपुट एनर्जी सेम है, आउटपुट एनर्जी का फर्क है, तो एफिशिएंसी का फर्क होगा। ठीक है, डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हो कि डिफरेंट तरह से, अगर आप एक फैन अगर आपको उतनी हवा दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करके, आउटपुट पावर सेम है, इनपुट पावर का फर्क है, तो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट पावर। जिसकी इनपुट पावर ज़्यादा होगी उसकी जो है वो एफिशिएंसी कम होगी। अब इसकी एक सिचुएशन देखते हैं कि जी यहाँ पे क्या है, स्टीम टरबाइन इज यूज टू ड्राइव ए जनरेटर, या इनपुट पावर इज पी आई, ये टरबाइन है, ये पावर लॉस इज पी एल, जो आपके पास आउटपुट पावर है वो पी नॉट है। ये आपके लॉसेस होते हैं, जितने लॉसेस आपके कम से कम होंगे एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा होगी। सिंपल उसने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन। अब आपने देखना है कि ये टरबाइन है, आउटपुट पावर क्या है पी नॉट, पी ओ, और इनपुट पावर क्या है पी आई। सो एफिशिएंसी जो है आपके पास ये है। वो फ्रैक्शन में पूछ रहा है, परसेंटेज में लिखना चाहता तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेता। दूसरी दूसरी एग्जांपल, सम गैस इन सिलेंडर इज सप्लाइड विद a thermal energy Q। अब इस सिलेंडर में गैस है और यहाँ पे इसको इनपुट एनर्जी कितनी प्रोवाइड की जा रही है क्यूब के। द गैस डज यूजफुल वर्क इन एक्सपेंडिंग। अब क्या होगा, इनिशियल कंडीशन गैस की ये थी और फाइनल जो है वो गैस इधर तक होती है, तो आपने इनपुट एनर्जी क्यू दी जिसकी वजह से गैस ने वर्क डन किया और गैस एक्सपेंड होगी। या इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। विच एक्सप्रेशन गिव्स द एफिशिएंसी ऑफ दिस चेंज। एफिशिएंसी इज आउटपुट एनर्जी ओवर इनपुट एनर्जी। अब एनर्जी की फॉर्म में बात होगी, सो आउटपुट एनर्जी क्या होगी, जो आउटपुट हुआ है वो वर्क डन बाय गैस हुआ है। कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क डन होता है वो पी डेल्टा वी होता है, मैंने आपको बताया था। डेल्टा वी यहाँ पे कितना है, पी पी गैस का सेम है, कांस्टेंट है,
Delta V final pressure is Vf, initial pressure is V naught. So change in volume is Vf minus V naught. This is your output. और इनपुट एनर्जी कितनी हो रही है, वो Q से हो रही है. सो एफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम विल बी P Vf माइनस वी नॉट ओवर Q. इस सिस्टम को समझें, इसमें आउटपुट और इनपुट को समझें, और वहां से एफिशिएंसी कैलकुलेट करना आनी चाहिए. तो बेसिकली ट्रिक ये होती है कि आप इनपुट वर्क और आउटपुट वर्क को डिफ्रेंशिएट कर सकें. ठीक है. यहाँ जैसे इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसे, और इसमें आउटपुट क्या हो रहा है, अगर देखें एक गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो उसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो नहीं रही. तो आउटपुट जो आपके पास आ रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है mgh, एनर्जी ई आउट. और जो आपके पास टोटल एनर्जी जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, दिस फोर्स मल्टीप्लाई बाई दिस. तो ये आपके पास वर्क डन अलोंग दिस लाइन है. तो आउटपुट एनर्जी mgh ओवर इनपुट जो है वो मल्टी डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एफिशिएंसी आएगी. तो इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया कि आपके पास पावर क्या है, पावर की यूनिट क्या है. पावर इज बेसिकली रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ वर्क डन. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. पावर की यूनिट वाट है, जूल पर सेकेंड. इसके अलावा अर्ज पर सेकेंड. हॉर्स पावर भी पावर की यूनिट होती है. ये आप ज़रा जाते जाते देख लें कि मुझे बताना भूल गया मैं. हॉर्स पावर इज यूनिट ऑफ पावर एंड दैट इज इक्वल टू 460 वाट. ये रिलेशनशिप भी जानना ज़रूरी है. तो एनर्जी इज पावर, पावर इनटू टाइम. और एनर्जी की यूनिट जो है वो वाट आवर, किलो वाट आवर एंड मेगा वाट आवर. इसके अलावा गीगा वाट आवर. ये एनर्जी की यूनिट है. ये आपने जब टाइम का फैक्टर साथ मल्टीप्लाई हो गया तो एनर्जी की यूनिट बन गई. ये जानना इसलिए आसान काम है. और वन, अगर आप वाट आवर को उसमें कन्वर्ट करना चाहें जूल में, तो आपके पास होगा 1 × 1 आवर जो है वो आपके पास 3600 सेकेंड होता है. तो ये आपके पास जूल में बन गया. और इसको अगर किलो जूल में लिखेंगे तो 3.6 किलो जूल. ठीक है. 1 किलो वाट आवर को अगर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किलो वाट का मतलब होता है 1000 वाट मल्टीप्लाई बाई 3600 जूल. अब आप देखें ये बनता है 3.6 मेगा जूल. ठीक है. इस तरह जो है वो ये जो बनेगा ये आप प्रूव कर सकते हैं 3.6 गीगा जूल होगा. ठीक है. और इसके अलावा गीगावाट आवर जो बनता है वो 3.6 टेरा जूल बनेगा. ये आप प्रूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से. डायमेंशंस का मैंने आपको नया चीज़ बताई कि डायमेंशन क्या चीज़ होती है, डायमेंशन कैसे पावर की लिखते हैं. ठीक है. किलोवाट आवर का मैंने आपको बता दिया. और एवरेज पावर क्या होगी, टोटल वर्क डन आउटपुट ओवर टोटल टाइम. और अगर इंस्टेंटेनियस पावर की अब बात करें, जैसा कि इस ग्राफ से आपको मैंने बताया कि यहाँ पे पावर चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ. तो ये लिमिट का कंसेप्ट होता है. ये ए लेवल में आप लोगों ने नहीं पढ़ा कि अगर आपने किसी चीज़ की इंस्टेंटेनियस पावर लगानी हो तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो. मतलब अगर आपके पास ये ग्राफ है और आप यहाँ पे टेंजेंट ले लें तो दैट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस पावर. सो चेंज इन पावर, चेंज इन वर्क डन या एनर्जी ओवर चेंज इन टाइम. जब आपके पास टाइम का जो चेंज है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो. अगर आपने इस लाइन का ग्रेडियंट देखना है इधर से इधर तक तो दैट विल गिव यू, ये स्टार्टिंग टाइम है उसका, दैट विल गिव यू एवरेज पावर. और टेंजेंट का जो ग्राफ हो ग्रेडियंट होगा वो इंस्टेंटेनियस पावर होगा. और टेंजेंट के ग्रेडियंट को शो करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल होता है. जैसे वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम.
लेकिन अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, वी इंस्टेंटेनियस, तो लिमिट लगा दें LIM, ठीक है, टी नहीं लिखा जाता, टी D/T वेयर टी अप्रोचेस टू जीरो लगा दें, तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी। ये लिखने का एक स्टाइल है जो पता होना चाहिए। फिर वेलोसिटी और पावर का आपस में रिलेशनशिप दिखाया आपको, वेलोसिटी से कैसे निकाला जाता है, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है, डिफरेंट सिचुएशंस में एफिशिएंसी जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस बात की। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी आवाज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें। ये आपकी तरफ से मुझे एक फेवर मिलेगी और इन शॉर्ट मेरा चैनल ग्रो करेगा और ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। थैंक यू सो मच।